नमस्कार दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं पेपर 4 के बारे में, जो है विद्यालय संस्कृति परिवर्तन और शिक्षक विकास, जिसमें आपका ये जो है 3 घंटा मिलेगा और 70 नंबर का ये आपका पेपर है। F4 तक के आपके ज़्यादा नंबर के हैं, ठीक है। उसके बाद आपके कम जाएंगे F5 से। अब हम देखते हैं सेक्शन 1 पहले। तो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें कि ये 5 नंबर का है आपका सेक्शन 1, ठीक है। तो विद्यालय में चेतना सत्र को बेहतर बनाने के लिए आप क्या करेंगे, यानी कि चेतना सत्र कहने का अर्थ है यहाँ पे जो प्रार्थना हम करते हैं, जो ईश्वर की स्तुति करते हैं, उसमें अगर हम क्या क्या ऐसा चीज़ जोड़ेंगे उस चेतना सत्र के दौरान कि और बेहतर उसे बनाया जा सकता है। तो उसमें हम विचार जोड़ सकते हैं, और जो हम प्रार्थना कह रहे हैं या फिर गा रहे हैं उसका हम बच्चों को अर्थ बताएंगे, ठीक है। उसमें हम न्यूज़ जोड़ सकते हैं और कुछ अदर लैंग्वेज से रिलेटेड कुछ वर्ड्स बच्चों को उसी के दौरान सिखा सकते हैं, ठीक है। आदि चीज़ें जोड़कर हम इसे और बेहतर बना सकते हैं। विद्यालय में बेहतर वातावरण का विकास करने के लिए आप क्या करेंगे। तो विद्यालय में बेहतर वातावरण का विकास करने के लिए हम वातावरण जो है वो बाल केंद्रित बनाएंगे, बच्चे उससे आकर्षित हो और वहाँ रोज़ रोज़ आने के लिए प्रेरित हो, ठीक है। विद्यालय में हम दीवारों पे या फिर और भी चीज़ों पे, बोर्ड वगैरह पे ऐसे चित्र बनाएंगे जिससे बच्चे को पसंद आए, ठीक है, और फिर वो उन्हें शिक्षा प्रदान करे इनडायरेक्ट। विद्यालय में उपयुक्त साधन जो है वो जो भी उसकी आवश्यकता है, विद्यालय में बच्चों की जो आवश्यकता है संसाधन, उसका हम इस्तेमाल करेंगे और उसका हम उपयोग करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, शिक्षण प्रक्रिया में सूचना एवं संचार तकनीक का क्या महत्व है। यहाँ पे सूचना एवं संचार तकनीक कहने का अर्थ है कंप्यूटर, प्रोजेक्टर वगैरह अगर हम विद्यालय में उपयोग करेंगे तो इससे क्या सुविधा होगी और इसका क्या उपयोग होगा। तो ये तो सब लोग जानते हैं कि इससे जो कार्य है वो हमारा सुगम हो जाएगा, बच्चों को पढ़ाने में आसानी होगी, ठीक है। अगर बच्चे नहीं आएंगे तो हम उन्हें ऑनलाइन क्लास या फिर वो बच्चे जो हैं दोबारा उस चीज़ को देख सकते हैं, सीख सकते हैं, ठीक है। उन्हें पढ़ने में मज़ा आएगा, आदि चीज़ें यहाँ पे होगी। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है कक्षाई शिक्षण को बेहतर बनाने के लिए आप क्या क्या करेंगे। तो कक्षाई शिक्षण को बेहतर बनाने के लिए हम कक्षा में बाल केंद्रित शिक्षा का विकास करेंगे, ठीक है। बच्चों को अधिक बोलने की हम क्या कहते हैं समय देंगे, और जो है व्याख्यान विधि जो होता है जिसमें केवल शिक्षक बोलता है और बच्चा एक वह सुनता है बस, तो उसका हम उपयोग नहीं करेंगे, ठीक है। बच्चों को समझाने के लिए हम अलग अलग संसाधन का उपयोग करेंगे, ICT का उपयोग करेंगे आदि। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, समावेशी शिक्षा क्या है, इसका वर्णन करना है। यहाँ पे समावेशी शिक्षा का अर्थ है जहाँ पे हर प्रकार के जो हैं पिछड़े बच्चे जो मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से कमज़ोर हों, अगर वो साथ में एक साथ नॉर्मल बच्चों के साथ और तेज़ बच्चों के साथ एक साथ बैठ के जिस कक्षा में पढ़ते हैं, तो और ऐसी शिक्षा जहाँ पे सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाया जाता है एक ही विद्यालय में, वो समावेशी शिक्षा कहलाती है। जैसे कि हम जहाँ देखते हैं अपने समाज में कि दृष्टिहीन बच्चों का अलग स्कूल रहता है, ठीक है। तो वो शिक्षा जो है वो एकीकृत हो गई कि दृष्टिहीन वालों को अलग है, फिर उसके बाद नॉर्मल बच्चे जो हैं उनका अलग है, विकलांग जो है उनका अलग है, लेकिन जब हम सारे बच्चों को एक साथ पढ़ाते तो समावेशी शिक्षा कहलाती है। यहाँ पे केवल शारीरिक रूप की बात नहीं है, यहाँ पे मानसिक रूप की भी बात की गई है कि जो बच्चे कमज़ोर है पढ़ने में उन्हें भी हम इसमें जोड़ेंगे, ठीक है। अब बाल केंद्रित शिक्षा है तो आप कक्षाई शिक्षण में क्या क्या बदलाव करेंगे। तो हम कक्षा शिक्षण में जो है बच्चों को जो है वो फ्री छोड़ेंगे, ठीक है। अनुशासन का ही पालन करें, लेकिन बच्चों को हम जो है एक खुला वातावरण प्रदान करेंगे। बच्चों को प्रश्न पूछने की और बातें करने की शिक्षक से एक फ्रेंडली नेचर अब क्रिएट करेंगे, ठीक है। उन्हें प्रश्न पूछने की आज़ादी देंगे, आदि जो है मतलब बालक को ही हम सब कुछ मानेंगे, ठीक है इसमें, और बालक को ही केंद्र मानकर हम उसे शिक्षा प्रदान करते हैं तो वो बाल केंद्रित कहलाती है। तो ऐसा जो हम ऐसे कार्य करेंगे जो बालक को अच्छे लगते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का क्या समझते हैं, इसका अर्थ यहाँ बताना हमें। तो सतत मूल्यांकन, यहाँ पे सतत कहने का अर्थ है जो कंटिन्यूसली चल रहा है, ठीक है, कंटिन्यू चलने वाली है। मतलब आप हर समय बच्चे का जब मूल्यांकन करते हैं, जैसे कि बच्चे का एक्टिविटी को देखकर, छोटे छोटे टेस्ट लेकर के, ठीक है, उसकी कॉपी को चेक करके वगैरह जो है, इसके द्वारा हम करते हैं जब मूल्यांकन, तो वो सतत मूल्यांकन कहलाता है। और व्यापक मूल्यांकन यहाँ पे कहने का अर्थ है एक बड़े लेवल पे, ठीक है। ये सतत मूल्यांकन एक इंडिविजुअल लेवल पे होता है, लेकिन व्यापक मूल्यांकन एक पूरे मतलब कि स्कूल का जब हम एग्ज़ाम लेते हैं, जो फाइनल एग्ज़ाम जिसे कहते हैं, या फिर जो भी हम हाफ ईयरली एग्ज़ाम वगैरह जो होता है वो व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। इसमें हम एक ही बार सभी का टेस्ट लेते हैं और एक ही पेपर के माध्यम से हम सबको एक ही साथ मतलब कि मूल्यांकन देते हैं, ये नाप रिजल्ट देते हैं कि हाँ ये कमज़ोर है, ये तेज़ है, ठीक है। लेकिन व्यापक मूल्यांकन में हम सबका इंडिविजुअली जो है वो देखते हैं और उसको मार्क्स देते हैं। तो बात करते हैं अथवा वाले क्वेश्चन की। तो अनुपूरक शिक्षण की व्यवस्था क्यों आवश्यक है। तो अनुपूरक यहाँ पे कहने का अर्थ है सप्लीमेंट्री टीचिंग जो होता है वो। तो क्यों इंपॉर्टेंस है यहाँ पे, क्योंकि ना ये एक अभिन्न अंग माना जाता है कक्षा शिक्षण में, ठीक है। इसकी मदद से ना जो है रोमांचक तरीके से हम बच्चों को सिखा सकते हैं, ठीक है, और जो भी उबाऊपन जो है कक्षा का वो हम दूर कर सकते हैं। इसमें जो है बच्चे के बहुत सारे कौशल का जो है विकास होता है आदि। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5।
शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम के महत्व के बारे में यहाँ पे बताना है, यानी कि टीचर ट्रेनिंग हम क्यों ले रहे हैं ये भी हमें यहाँ पे बताना है एक तरह से। तो ये टीचर ट्रेनिंग का महत्व ये है कि हम बच्चों के यहाँ पे बाल विकास और अलग अलग जो फ़िलॉसफ़ी है इसके बारे में, जो भी ज्ञान है अलग अलग विद्वानों ने, शिक्षण शास्त्रियों ने जिसके बारे में कहा है कि बच्चों को कैसे पढ़ाना चाहिए, उन्हें किस माध्यम से शिक्षा देंगे तो बेहतर एक रिज़ल्ट आएगा। तो ये सब जो हम इसके अंदर पढ़ते हैं जिसकी वजह से हमें पढ़ाने में आसानी होती है, और जो कह सकते हैं कि रिज़ल्ट जो है मतलब बच्चों का जो है विकास जो है वो उसके बारे में हम जानते हैं, और उनको हम जानकर उन्हें अच्छे शिक्षण जो है उनकी जो ज़रूरत है उसे हम प्रदान करने में मदद मिलता है, इसलिए हम टीचर ट्रेनिंग कर रहे हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षक को अपने वृद्धक विकास के लिए क्या क्या करना चाहिए। यहाँ पे वृद्धक विकास कहने का अर्थ है मतलब टीचर अपना डेवलपमेंट कैसे करे, बच्चों का यहाँ पे नहीं बात की गई है, टीचर अपना डेवलपमेंट कैसे करे। तो यहाँ पे जो है हम टीचर ट्रेनिंग में अपना डेवलपमेंट भी जो है वो टीचर ट्रेनिंग के दौरान हम करते हैं। ठीक है, ये भी यहाँ पे इंक्लूड होगा। अब हम देखते हैं कि कैसे अपना शिक्षक जो है डेवलपमेंट कर सकता है। तो शिक्षक को जो है केवल अपने विषय में ही जो है वो उसका ज्ञान नहीं होना चाहिए, और भी विषय का थोड़ा थोड़ा ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, उसे आर्ट में यानी कि थोड़ा क्रियात्मक भी होना चाहिए, केवल वो एक विषय को लेकर पर्टिकुलर विषय को लेकर शिक्षा प्रदान नहीं कर सकता है। शिक्षक जो है वो फ्रेंडली नेचर का हो, उससे जो टेक्नोलॉजी का है वो भी थोड़ा ज्ञान हो, और शिक्षक जो है वो सृजनात्मक हो ताकि बच्चों को विभिन्न कलाओं के माध्यम से भी शिक्षा प्रदान कर सके, एक बच्चों के बाल केंद्रित शिक्षा का वातावरण प्रदान कर सके। इसलिए एक चीज़ यहाँ पे महत्वपूर्ण ये भी हो जाती है कि शिक्षक को जो है बच्चों को समझ में प्रेरित करते रहना चाहिए। उसके लिए उसको जो है जो वो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का जो ज्ञाता है वो उसके जो मैथमेटिशियन वगैरह हैं, जिसके मान लीजिए टीचर अगर मैथ्स पढ़ाता है तो उसे जो है अपने क्षेत्र के जो मैथमेटिशियन है महान उनके बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए अगर शिक्षक जो है वो बिहार में पढ़ा रहा है तो उसको जो है ये कमज़ोर जो मैथ्स में बच्चे उनको प्रेरित करने के लिए जैसे वशिष्ठ नारायण का एग्जाम्पल देना चाहिए, रामानुजन का एग्जाम्पल देना चाहिए, आर्यभट्ट का एग्जाम्पल देकर उन्हें बताना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको जो है एनसीईआरटी के बारे में बताना है। ठीक है, तो इसका जो एनसीईआरटी का जो स्थापना है वो 1951 में हुआ। इसका जो मुख्यालय है वो दिल्ली में है, और इसके जो उद्देश्य हैं, इसके जो कार्य हैं, इसे यहाँ पे आपको पॉइंट वाइज लिखना है। ठीक है, इसको कौन संचालित कर रहा है, ये अपनी जो बुक्स निकालता है उसके बारे में आप यहाँ पे डिटेल में बताइए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का, अथवा जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान के कार्य का वर्णन करना है, यानी कि जहाँ आपने अभी डीएलएड किया है उसका जो डाइट है उसका क्या क्या कार्य है उसका यहाँ पे वर्णन करना है। ठीक है, तो डाइट का कार्य है प्रशिक्षण प्रदान करना, जो भी सेवारत हैं या फिर जो भी सेवाकालीन है, जैसे कि हम लोग जो भी शिक्षक में अभी नहीं भर्ती हुए हैं उन्हें भी प्रशिक्षण प्रदान करता है, और जो टीचर बन चुके हैं उन्हें भी प्रशिक्षण प्रदान करता है। ठीक है, उनके लिए वो साधन उपलब्ध कराता है, एक स्थानीय जो है स्थान उसको उपयुक्त करता है, उसमें जो है अलग अलग प्रकार के एक्टिविटीज़ कराता है। ठीक है, उनका मूल्यांकन करता है आदि। अब आते हैं हम सेक्शन बी की तरफ, जो है आपका 10 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा। तो देखते सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7, कला सामयिक शिक्षा के माध्यम से विद्यालय परिवेश एवं कक्षाई शिक्षण में बदलाव आप कैसे करेंगे। कला सामयिक शिक्षा कहने का अर्थ है यहाँ पे ऐसी शिक्षा जिसमें हम बच्चों को अगर पढ़ाएं तो उसमें हम कला का समायोजन करें। ठीक है, जिसमें हम कला के साथ बच्चों को अगर शिक्षा प्रदान करते हैं तो वो कला सामयिक शिक्षा कहलाती है, जिसमें हम बच्चों को ड्राइंग, नाटक आदि के माध्यम से हम उन्हें पढ़ाते हैं। तो इसमें अगर हम मान लीजिए बच्चों को अगर पढ़ाते हैं, मान लीजिए कोई भी सब्जेक्ट हिंदी या इंग्लिश, तो फिर अगर हम उसमें कोई कहानी अगर हम उन्हें पढ़ा रहे हैं तो व्याख्यान विधि से पढ़ाएंगे। लेकिन अगर हम वही अगर कला सामयिक शिक्षा में देखें तो हम उन्हें ड्रामा करके, ठीक है, कि उसका जो एक्टिंग के थ्रू हम लोग उन्हें कहानी को एक रूप दे सकते हैं कला का, और उसके माध्यम से हम पढ़ा सकते हैं। इससे जो है एक कक्षा में जो है एक बाल केंद्रित शिक्षा का जो है उसका भी परिवेश बनता है। ठीक है, आदि बहुत सारे बदलाव जो आपको देखने को मिलेंगे। अब हम देखते हैं विद्यालय में बेहतर प्रबंधन हेतु एक प्रधानाध्यापक के रूप में आप क्या क्या करेंगे। यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन है कि अगर मान लीजिए विद्यालय में आप प्रधानाध्यापक बनते हैं तो आप क्या क्या मैनेजमेंट जो है वो चेंज करना चाहेंगे स्कूल में। तो एक प्रधानाध्यापक के रूप में आप ऐसा विद्यालय का वातावरण ऐसा बनाएंगे जो बच्चों के अनुकूल हो, जिस भी विद्यालय में बच्चे आने के लिए प्रेरित हों, ठीक है, उनके आकर्षित हों, ऐसे वातावरण का आप निर्माण करेंगे विद्यालय में आप कला सामयिक शिक्षा का उपयोग करेंगे। ठीक है, आईसीटी का उपयोग करेंगे, टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे, और बच्चों को अपडेटेड के भी रखेंगे, और फिर उन्हें जो है हमेशा विद्यालय से जोड़ कर रखेंगे। विद्यालय में ऐसी चीज़ों का उपयोग करेंगे कि आप मतलब कि बाहर की चीज़ों से जोड़े। ठीक है, आप भ्रमण की इजाज़त देंगे, बच्चों को टूर पे जाएंगे कोई सब्जेक्ट से रिलेटेड आदि। आप बहुत सारे चेंजेस जो हैं वो कर सकते हैं।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय समुदाय के साथ दृढ़ संबंधों का पोषण करती है, यानी कि विद्यालय और समुदाय दोनों कैसे जुड़े हुए हैं, यहाँ पे आपको एक तरह से वर्णन करना है और दोनों में क्या रिलेशन है वो आपको यहाँ बताना है, ठीक है। और कैसे बच्चों का विकास इसके अंतर्गत होता है। तो देखिए, जब भी बच्चा आता है तो पहले वो समुदाय में ही सीख कर जो भी कुछ आता है वो अपने विद्यालय में सीखता है, और विद्यालय में जो भी सीखता है वो समुदाय के लिए ही सीखता है, उसकी ज़रूरत के अनुसार ही विद्यालय में सिखाया जाता है ताकि विद्यालय से बच्चा सीख कर समाज के काम आ सके, ठीक है, उनकी ज़रूरतों को पूरा कर सके, उसमें जो त्रुटि है ये सबको दूर करे, जो अंधविश्वास है उसे दूर करे और फिर कुछ सीखे और एक नई मिसाल कायम करे। बच्चा जो है वो एक सामुदायिक प्राणी है, ठीक है, सामाजिक प्राणी है, और उसको विद्यालय में इसलिए भेजा जाता है ताकि वो समुदाय की जो ज़रूरत है उसे पूरा करे, ठीक है। तो इसलिए जो विद्यालय में बच्चा आता है तो समाज से उसकी अपेक्षा होती है, समुदाय से अपेक्षा होती है कि वो उसे सपोर्ट करे और विद्यालय में जो भी उसे पढ़ाया जा रहा हो वो अपने दैनिक जीवन से जोड़े और समुदाय में उसका उपयोग करे। तो हम कह सकते हैं कि विद्यालय में बच्चा जब आता है तो वो समुदाय की जो नीति है, जो मूल्य है, उसे सीखने के लिए आता है, और विद्यालय से जब वो निकलता है तो समुदाय की अपेक्षा होती है कि विद्यालय उन्हें समुदाय की जो भी नीतियाँ हैं, जो भी मूल्य है, उसे सिखाए, ठीक है। अब हम देखते हैं कि सीखने की योजना निर्माण के समय किन किन बातों का ध्यान देना आवश्यक है। तो यहाँ पे कहने का अर्थ है कि बच्चे को जब भी हम कुछ सिखाते हैं तो सीखने के दौरान जब बच्चा जो सीख रहा होता है तो उस समय के दौरान जो भी हम किन किन बातों का ध्यान रखें कि बच्चा जो है वो प्रॉपर उस चीज़ को सीख सके, ठीक है। तो हम सीखने के जब भी हम बच्चों को सिखाएंगे तो उसके पूर्व ज्ञान से उसको जोड़ेंगे, ठीक है, जो भी उसे पता है उससे उसे जोड़ कर बताएंगे, ठीक है। उसकी जो भाषा है, मातृभाषा, उससे उसे जोड़ कर बताएंगे, ठीक है। उसमें जो भी बच्चे का प्रश्न है वो सब उसे बोलने का अवसर प्रदान करेंगे। एक मुक्त वातावरण बच्चों को प्रदान करेंगे सीखने के दौरान ताकि बच्चा फ्री माइंड और ओपन माइंड होकर के चीज़ें सीख सके आसानी से। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इसमें आपको जो 4 या 3 ऑप्शन हमेशा रहेंगे जिसमें से आपको 2 ही करना रहेगा। तो जब चारों पे हम बात कर लेते हैं अभी। तो सबसे पहले है राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद के कार्य, यहाँ पे हमें बताना है। ये जो है NCT है, ये NCERT और NCT दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है, इसे आप क्लियर एक बार कर लीजिएगा जब पढ़ने के दौरान। तो NCT के अगर हम कार्य देखें तो इसका जो मुख्यालय है वो दिल्ली में है और इसकी स्थापना जो है भारत सरकार द्वारा 1973 में की गई थी। ये जो दिल्ली में इसका मुख्यालय है और भोपाल, भुवनेश्वर, बेंगलोर तथा जयपुर में इसकी जो है क्षेत्रीय समितियाँ जो हैं वो है। इसके बनाने का उद्देश्य ये था कि पूरे देश में शिक्षा प्रणाली जो है उसके नियोजन और समन्वित विकास को प्राप्त करना। कि अगर हम कार्य की बात करें तो कार्य में शिक्षा अध्यापक की जो है उसे संबंधित ये ज़्यादा है, अध्यापक शिक्षण के विभिन्न पक्षों से संबंधित है, ठीक है। इसके अधिकतर कार्य उसका जैसे कि अध्यापन शिक्षण के संबंधित जो सर्वेक्षण है उसका अध्ययन करना, ठीक है, और परिणाम प्रकाशित करना, फिर उसी क्षेत्र में योजनाएं बनाना, परामर्श देना, उसे विभिन्न कार्यक्रम जो है उसके संबंध में, यह पूरे देश में उपयुक्त शिक्षा कहने का अर्थ यह पूरे देश में जो अध्यापक शिक्षा है तथा उसके विकास के एक रूपता प्रदान करता है आदि इसके बहुत सारे विभिन्न कार्य हैं। अब हम देखते हैं ख, सीखने का सृजनात्मक उपागम, यानी कि कंस्ट्रक्टिव जो होता है टीचिंग, वो जो है वो इसके बारे में हमें यहाँ बताना है। तो कंस्ट्रक्टिव टीचिंग यानी कि जो रचनात्मक शिक्षण है वो विश्वास पर आधारित है। शिक्षण तभी होता है जब शिक्षार्थी यानी कि छात्र जो है सक्रिय रूप से अर्थ और ज्ञान निर्माण करता है, उसके अर्थ को समझता है, उसको अपने जीवन में उतारता है, ज्ञान प्राप्त करता है, ना कि सूचना। एक प्रक्रिया में शामिल होते हैं जब मतलब कि ज्ञान प्राप्त करेगा और उसे अपने जीवन में उतारेगा, ठीक है, जो कि निष्कर्ष रूप से प्राप्त सूचना के विपरीत है। केवल सूचना प्राप्त करना ज्ञान नहीं कहलाएगा। सृजनात्मक उपागम में सीखने का यही कि हमें ज्ञान प्राप्त करना है मूल रूप से। अब ग है पाठ्य सहगामी व शैक्षणिक गतिविधियाँ, यानी कि कोकरिकुलर एक्टिविटीज़, एजुकेशनल एक्टिविटीज़ जो हमारे स्कूल्स में होती हैं उसका क्या महत्व है और क्यों होती हैं, इसका यहाँ पे आपको वर्णन करना है। तो शैक्षणिक गतिविधियाँ या को-करिकुलर एक्टिविटीज़ हम उसे कहते हैं जो हमारे स्कूल में बहुत डिफरेंट जो फंक्शंस होते हैं उसमें जो हम डांस करते हैं या फिर जो सॉन्ग ऑर्गेनाइज होता है जिसमें आपको पुरस्कार मिलता है, वो सब जो है वो क्यों होती हैं, या फिर चित्रकला, ये सब प्रतियोगिताएं जो होती है वो क्यों होती हैं। तो बच्चे को जो है वो सृजनात्मक रहे, उसका जो चहुमुखी विकास हो, केवल वो पढ़ाई पर फोकस ना करे, उसका जो पैशन है उसे भी वो फॉलो करे और उसका जो पैशन है उसमें भी वो उभरे, जो उसके अंदर गुण है कला के प्रति, सृजनात्मक गुण है, वो उभरे। इसलिए इस सब का आयोजन विद्यालय में किया जाता है। सर्व शिक्षा अभियान जो है वो भारत सरकार का एक बहुत ही प्रमुख कार्य रहा एजुकेशन के क्षेत्र में। इसमें जो है अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा 2001 में इसका जो है कार्यक्रम शुरू किया गया और ये कहा गया कि इसमें जो है 6 साल से लेकर 4 साल के बच्चों को, हर किसी को जो शिक्षा जो है वो मुफ्त दी जाए, अनिवार्य रूप में शिक्षा दी जाए, जिसका ये उद्देश्य रहा कि 2003 तक सभी बच्चों को जो है वो विद्यालय में भेजा जाए। तो यहाँ पे हमारा पेपर होता है ख़त्म और मुझे मिलते हैं 70 में से 70 नंबर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।